हाउ टू राइट नर्सिंग केस स्टडी। एंटीनेटल केस स्टडी कैसे लिखेंगे? ठीक है, केस का मतलब है कोई डिजीज है, कोई बीमारी है। सो दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज अ केस स्टडी। यस, ओके। एंटीनेटल केस स्टडी आज हम अनीमिया इन प्रेगनेंसी में करेंगे। अनीमिया इज कॉमन, चिल्ड्रन में भी हो सकता है और अडल्ट में भी हो सकता है, नहीं तो कोई और बीमारी में भी हो सकता है, बट हम प्रेगनेंसी में कैसे देखना पड़ेगा। कई बार स्टूडेंट्स आता है मेरे पास, पूछते हैं मैम एंटीनेटल केस स्टडी का क्या क्या लेंगे। सेम टॉपिक्स अब ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल हाइपरमेसिस ग्रेविडेरियम, अबॉर्शन, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, वेसिकुलर मोल, unintended or missed time pregnancy, placenta previa, abruptio placenta or trauma, anemia in pregnancy. So this is what we are going to take it today is PIH, this pregnancy induced hypertension or preeclampsia or eclampsia, gestational diabetes mellitus, cardiac disease in pregnancy, pulmonary disease in pregnancy, thyrotoxicosis, thyroid की problem है, sexually transmitted diseases in pregnancy, HIV in pregnancy, ओके। RH इनकम्पैटिबिलिटी भी ले सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इन प्रेगनेंसी, मलेरिया इन प्रेगनेंसी, अपेंडिसाइटिस इन प्रेगनेंसी, acute abdomen in pregnancy, COVID-19 एंड प्रेगनेंसी, हाइड्रोमनियस, ओके, ओलिगो और पोलियोहाइड्रोमनियस दोनों ले सकते हैं, मल्टीपल प्रेगनेंसी, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन भी ले सकते हैं, इंट्रा यूट्राइन फीटल डेथ मीन्स लाइक बेबी अभी तक पैदा नहीं हुआ, इट इज इंट्रा यूट्राइन ही वो खत्म हो गया। गायनोकोलॉजिकल कंडीशंस लाइक ब्रेस्ट कैंसर, सर्विकल कैंसर, फाइब्रॉइड, समटाइम प्रोलैप्स ऑल्सो, इस प्रकार की प्रेगनेंसी में क्या हालत होगा। ठीक है, मेंटल हेल्थ इश्यूज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, adolescent pregnancy, elderly primary, grand multipatity. So these are the some of the case studies that you can take it. Actually nursing care plan होता है वो 3 दिन के लिए होता है, बट केस स्टडी करीब लगभग 5 दिन के लिए लिया जाता है। मीन्स एक पेशेंट भर्ती होने के बाद 5 डेज एक नर्स उनको केयर देते हैं, उसको बोलते हैं केस स्टडी। मीन्स केस इज पर्टिकुलरली वन केस यू आर गोइंग टू टेक एंड यू आर गोइंग टू गो विद दैट। ओके, एंटीनेटल केस स्टडी ऑन अनीमिया। सो लेट वी हैव अ लुक एट दिस क्लाइंट आइडेंटिफिकेशन। जैसे पहले देखा था, क्लाइंट नेम क्या है, उनका पति का नाम क्या है, हॉस्पिटल का नाम क्या है, ऑक्यूपेशन क्या काम कर रहे हैं, LNP क्या है, और एज कितना है, एजुकेशन क्या है उसको, IP नंबर क्या है, पीरियड ऑफ जेस्टेशन क्या है, EDT क्या होता है, ओके, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, और रिलीजन इट्स नॉट नेसेसरी बट स्टिल आपको लिखना पड़ेगा, डेमोग्राफी की डेटा लिखते समय में उसका एड्रेस लिखना है। नेक्स्ट उसमें क्लाइंट हिस्ट्री में सबसे पहले प्रेजेंट प्रेगनेंसी में क्या क्या है वो चेक करना पड़ेगा। पीरियड ऑफ जेस्टेशंस कितना वीक्स है वो चेक करेंगे। क्विकनिंग, फर्स्ट फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय द मदर 20 वीक्स में, इन प्राइमी एंड मल्टी में 18 वीक्स है। फर्स्ट ट्रिमेस्टर में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है तो अनइवेंटफुल, सेकेंड ट्रिमेस्टर में भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है अनइवेंटफुल, थर्ड ट्रिमेस्टर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है अनइवेंटफुल। obstetrical score GPAL that is gravida 1 that is a primary है। पैरा 28 वीक्स के बाद जब डिलीवरी होती है उसको पैरा कहता है। अबॉर्शन 28 वीक्स के पहले पैदा होते हैं उसको अबॉर्शन कहता है। लिविंग, करंटली कितना बच्चे जिंदा है। यूज ऑफ एनी कॉन्ट्रोसेप्टिव्स, OCPs और IUCDs जो भी हो वो है। टेटनस टॉक्साइड कब लगी, मतलब आजकल तो TD टेटनस डिप्थीरिया लगता है, दैट इज 2 doses। probably 4th or 5th month is a good time actually, बट बात ये है समटाइम्स इट्स लाइक कंफर्मेशन ऑफ द प्रेगनेंसी के बाद तुरंत उसको लगना पड़ेगा। सो 2 वैक्सीन के बीच में 4 सप्ताह होना चाहिए, दैट इज 1 महीना होना चाहिए। ऑन एनी मेडिकेशन, सो इफ इट इज देयर तो लिखना है। माइनर एलिमेंट्स पे जैसे नोजिया, HCG हार्मोन के कारण से, वॉमिटिंग, वो भी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन प्रेगनेंसी हार्मोन फर्स्ट ट्रिमेस्टर में आती है, उसी के कारण से स्पेशली मॉर्निंग में बिस्तर से उठने के बाद आती है। बैक एक बिकॉज ऑफ हार्मोन्स पूरा रिलैक्स होने के कारण से, जॉइंट्स वगैरह रिलैक्स होने के कारण से पेन आती है। लेग क्रैम्प्स, कैल्शियम कमी, फॉस्फोरस ज़्यादा और विटामिन B1 का भी कमी होने के कारण से कभी कभी दबाव होती है मांसपेशियाँ पे। कॉन्स्टिपेशन, सो रिलैक्स
का जो हार्मोन्स होता है, रिलैक्सिन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स है, वो बावल मूवमेंट को स्लो करवा देता है, इसलिए उनको कॉन्स्टिपेशन होता है प्रेगनेंसी पे। एसिडिटी और हार्ट बर्न, पेशेंट सिर को अच्छे से उठा के नहीं चलेगा तो उस समय में यहाँ पर उनका कास्ते कास्ते जो थोड़ा बहुत पार्ट है स्टमक का वो डायफ्राम के बाहर आ जाएगा, हर्निएट होगा। सो दैट इज कॉल्ड एज हाइटिस हर्निया आल्सो। सो पूछना पड़ेगा पेशेंट को हार्ट बर्न है या नहीं है। वेरिकोस, इट इज लार्ज एंड डायलेटेड और स्वेलन वेन्स को कहता है। ये 3 जगह में होता है, वल्वा में दैट इज एक्सटर्नल जेनिटालिया, हेमोरॉइड्स एनल जगह में होती है, एंड पैर में भी होता है, लेग्स में बिकॉज ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग। अराउंड लिगामेंट पेन, प्रेगनेंसी का समय में नॉर्मली जो यूट्रस है एंटी वर्टेड, मतलब वो सामने तरह से बेंड होता है, बट प्रेगनेंसी के समय में वो धीरे धीरे बढ़ते समय में वो थोड़ा स्ट्रेच होती है राउंड लिगामेंट के आसपास में, तो वो क्या होगा, ग्रॉइंस में उसको दर्द होने लगेगा। टायलिज्म, एक्सेसिव सलाइवेशन, प्रोबेबली रिसर्च बोलता है स्टार्च के कारण से ज़्यादा मीठापन खा लिया तो उनको होने का चांसेस है। सिनकोप और फेंटिंग, बीपी बढ़ गया, कम हो गया, शुगर लेवल कम हो गया, अदरवाइज पेशेंट को कोई प्रॉब्लम है, शॉक में जा रहे हैं, इन दैट केस। एंकल एडिमा, ज़्यादा देर खड़े होने के कारण से, बट पूरी शरीर में हो जाएगा अनुसार का कहता है, इन दैट केस रूल आउट करना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम है। पाइका, कार्विंग फॉर अननेचुरल थिंग्स, मतलब नेचुरल थिंग्स जो खाना खाते हैं हम लोग का, उसके अलावा कुछ और जैसे चुन्ना खाना, राइट, मिट्टी खाना, ये सब पाइका, प्रेजेंट एब्सेंट लिखना है। वेजिनल डिस्चार्ज, नॉर्मली वेजिनल डिस्चार्ज होती है और इट इज मोस्टली लाइट वाइट कलर में होता है, दैट इज ज़्यादा वाइट रहेगा तो कैंडिडियासिस मतलब फंगल इन्फेक्शन होने का है। कार्पल टनल सिंड्रोम, 3rd ट्राइमेस्टर में वाटर रिटेंशन होती है प्रेगनेंसी में, तो वाटर रिटेंशन क्या करेगा, जो हैंड पे यहाँ थंब है, इंडेक्स फिंगर है और मिडिल फिंगर के बीच में जो नर्व जाती है, यहाँ पर वो पानी का रिटेंशन के कारण से दबाव हो जाती है, अल्टीमेटली वो तीनों उंगलियों में नमनेस आती है और वीकनेस भी होती है, इसीलिए कार्पल टनल सिंड्रोम होता है। वेजिनल डिस्चार्ज, सपोज वो जो नॉर्मली निकलता है वो फाइन है, पर सपोज वाइट डिस्चार्ज विथ इचिंग रहेगा तो वो फंगल इन्फेक्शन, दैट इज कैंडिडियासिस। येलो और ग्रीनिश रहेगा तो दैट इज ट्रैकोमोनास। रेड कलर है, ब्लीडिंग हो रहा है, वो देखना पड़ेगा। पर्सनल हिस्ट्री है, पेशेंट शादी होने के बाद कितना टाइम लगा उसको, कितना साल, वो लिखना है। स्मोकिंग और अल्कोहल, तंबाकू खाना, ड्रग्स लेना, ये सब कुछ थोड़ा से बच्चे के ऊपर असर पड़ता है। सो फीटल अल्कोहल सिंड्रोम भी कहते हैं, बच्चे लो बर्थ वेट का चांसेस है। एलर्जी, सल्फोनल ड्रग्स, पर्टिकुलरली डायबिटिक ड्रग होती है, किसी किसी को वो एलर्जी होता है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है, वो भी एलर्जी होता है। पोलेंस, डस्ट, अस्थमा वाले पेशेंट्स को होता है, तो वो पूछना पड़ेगा बिकॉज ये ड्रग्स वगैरह तो देना नहीं है। इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट, फॉर एग्जाम्पल किसी को कंसीव नहीं हो पा रहा है तो आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी लाइक जाइगोट ट्रांसफर, लाइक एम्ब्रियो ट्रांसफर और गैमेट ट्रांसफर, इस प्रकार के सब कुछ वो ट्रांसफर की प्रोसीजर्स वगैरह कुछ हुआ है वो पूछना पड़ेगा। और स्पॉन्टेनियसली कंसीव्ड है वो लिख सकता है। कॉन्ट्रोसेप्टिव कौन सा वाला यूज किया, इट इज लाइक ओसीपीज, ओरल कॉन्ट्रोसेप्टिव पिल्स यूज किया ना तो इंट्रायूट्राइन कॉपर डिवाइस यूज किया है। मेडिकल सर्जिकल हिस्ट्री पे पल्मनरी टीबी था और उनका है तो बच्चे को होने का चांसेस है। पाइलोनेफ्राइटिस, जो यूरिटर जब किडनी में ज्वाइन करता है, एक रेनल पेल्विस कहता है, वहीं पर पूरा पूरा इट इज इन्फ्लेम्ड, मतलब ज़्यादा यूरिन वहीं पर भरा है, बाहर नहीं निकल पा रहा है। कार्डियक डिजीज है प्रेगनेंसी पे, एपिलेप्सी है, राइट, ऑलरेडी है तो प्रेगनेंसी में असर पड़ेगा। हाइपरटेंशन है, सो ऑलरेडी हाइपरटेंशन है, प्रॉब्लम है, प्रेगनेंसी के कारण से भी प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन होती है। HIV इन प्रेगनेंसी, वो भी इम्पोर्टेंट है।
साइकेट्रिक इलनेस, कभी कभी साइकेट्रिक इलनेस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो देखना पड़ेगा। थायराइड डिसऑर्डर से बच्चे को अनॉमलीज होने का चांसेस होता है, तो एल्ट्रोक्सिन वगैरह वो कंटिन्यूसली खाना चाहिए प्रेगनेंसी पे। वायरल हेपेटाइटिस, HbSAg पॉजिटिव, HCV पॉजिटिव जो भी है, वो हेपेटाइटिस ई वायरस इज मोर डेंजरस इन प्रेगनेंसी। स्टीरॉयड ट्रीटमेंट लाइक अ कैंसर ट्रीटमेंट है, अदरवाइज लाइक इम्यूनोसप्रेसिव ट्रीटमेंट हो रहा है तभी तो ये स्टीरॉयड देता है। तो वो पहले था क्या पूछना है। अनीमिया पहले था, नहीं तो प्रेगनेंसी में तो अनीमिया मतलब हीमोडाइल्यूशन होती है थर्ड ट्राइमेस्टर में, सो थोड़ा बहुत तो उसको कम होना ही है। सो पहले से अनीमिया है तो प्रेगनेंसी और भी प्रॉब्लम होगी। मलेरिया पर्टिकुलर प्लेस में ही होता है वो, सो वो पूछना है। डायबिटीज पहले से है तो बच्चा बड़ा होने का चांसेस होगा, बिकॉज माँ के पास ब्लड में ज़्यादा शुगर है तो बच्चों को पहुंच जाते हैं, तो बच्चों खा के उसको मोटा हो जाता है। ब्लड ट्रांसफ्यूशन तो सुना होगा, सेलिब्रिटीज को भी ब्लड ट्रांसफ्यूशन होने के कारण से उनका हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव वगैरह होने का चांसेस है। एनी अदर सिग्निफिकेंट और इनसिग्निफिकेंट वो लिखना है। फैमिली हिस्ट्री पे ट्विन डिलीवरी और मल्टीपल प्रेगनेंसी ट्रिपलेट्स भी होता है, फैमिली में कोई हिस्ट्री है क्या पूछना है। हेरिडिटी डिसीज है तो कंदान कंदान पूरा उसको ट्रांसफर होके आती है, डाउन सिंड्रोम एंड ऑल दैट हैज टू बी रूल्ड आउट। हाइपरटेंशन था फैमिली में, कार्डियक डिजीजेस था, और प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन उनका मम्मी का था, पेशेंट की मम्मी का था। जेस्टेशनल डायबिटीज मिलिटियस था तो उनका है तो बच्चों को भी होने के चांसेस है। ट्यूबरक्लोसिस था, ब्लड डिस्कैरियोसिस था, और एनी अदर प्रॉब्लम्स वो पूछना पड़ेगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल कब शुरुआत हुआ, 13 से 15 साल पे होता है। अमाउंट 60 से 80 ml, इंटरवल 28 दिन होती है, किसी का 32 दिन होती है, किसी का 35 दिन होती है, वो लिखना है। साइकिल रेगुलर, फॉर एग्जाम्पल 28 दिन 28 दिन 28 दिन में आते रहेगा तो वो रेगुलर होता है, नहीं तो एक बार 28, एक बार 35, एक बार 40, इस प्रकार क्या है इरेगुलर होता है। ड्यूरेशन 3 से 5 दिन होता है। कोई रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो देखना है। पास्ट ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री, चाइल्ड बर्थ को एक चार्ट बनाना पड़ेगा, कौन सा साल में प्रेगनेंसी का और लेबर का और कौन सा डिलीवरी हुआ कैसे हुआ, प्यूपेरियम का, ये तीनों का इम्पोर्टेंट है, क्या क्या प्रॉब्लम हुआ लिखना है, और बेबी के बारे में भी लिखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ 2011 जनवरी पे उसका प्रेगनेंसी अबॉर्शन हो गया, तो उसको लेबर तो होगा ही नहीं, बिकॉज अबॉर्शन तो 28 हफ्ते के पहले होती है, 28 हफ्ते के बाद जो लेबर इवेंट्स होती है। मेथड ऑफ डिलीवरी इवैक्यूएशन है यहाँ पर, और प्यूपेरियम अनइवेंटफुल है, मीन्स कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। और 2011 पे जुलाई पे वो प्रेगनेंसी में इट इज़ वेल कवर्ड, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं था, अनइवेंटफुल था। लेबर का समय में भी अनइवेंटफुल, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। मेथड ऑफ डिलीवरी स्पॉन्टेनियस वेजाइनल, प्यूपेरियम में अनइवेंटफुल था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ उसको। बेबी का वेट था, लड़का था, 2.6 kg वेट था, बच्चा रोया है पैदा होने के बाद, और ब्रेस्ट फीड एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग 6 महीना दिया गया, अलाइव और वेल है। और यहाँ 2013 जुलाई पे सेम प्रेगनेंसी इज अनइवेंटफुल, और लेबर भी अनइवेंटफुल था, मेथड ऑफ डिलीवरी भी सेम नॉर्मल वेजिनल डिलीवरी हुआ, और प्यूपेरियन भी अनइवेंटफुल था। तो पैदा होने के बाद लड़की का वेट है 2.7 है, ट्राई किया है पैदा होते समय में, 6 मंथ्स का फीडिंग लिया, दैट इज एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, और टीकाकरण वगैरह फुल्ली इम्यूनाइज्ड था, अलाइव एंड वेल। सो उसके बाद अभी करंट प्रेगनेंसी आपको लिख सकते हैं, ओके, इन केस इट इज एंटीनेटल राइट, सो यहाँ पर प्रेजेंट प्रेगनेंसी लिखना पड़ेगा और करंट प्रेगनेंसी। ये पास्ट ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री चार्ट तो बना दिया, उसके बाद हम लोग को कुछ कुछ पूछना भी पड़ेगा, क्या पिछले समय में उसको पोस्टमार्टम हेमरेज हुआ क्या। पोस्टमार्टम हेमरेज मतलब एक पैड 5 मिनट में ब्लीडिंग में सब भर गया, क्या पूछना है। स्टिल बर्थ, बच्चा पैदा होते मरा है क्या। नियोनेटल डेथ, 28 दिन का बच्चे मतलब पैदा होने के बाद 28 दिन तक उसको नियोनेट कहता है। अर्ली होती है 7 दिन के अंदर, और 8वां दिन से लेकर 28 दिन तक उसको लेट न्यूनेट कहते हैं, तो बच्चा मरा है क्या पूछना है। प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन हुआ वो पूछना है। मिसकैरेज
स्पॉन्टेनियसली अबॉर्शन हुआ क्या पूछना है। आर एच इनकम्पैटिबिलिटी, माँ का नेगेटिव ब्लड है क्या आता पूछना है, क्योंकि यूजुअली प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद उसको, डिलीवरी और अबॉर्शन के बाद नेगेटिव ब्लड पता चल जाएगा तो उसको एंटीडी लगाता है। एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी मीन्स माँ का ओ ग्रुप है क्या वो पूछना है। और स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस मीन्स लाइक पिछले समय में डिलीवरी हुआ होगा, राइट। सो डिलीवरी होते समय में कभी कभी उसको वेजना से सीधा एनस तक टेर हो गया होगा। सो उस समय में क्या होगा, थोड़ा बहुत इंजुरी हुआ होगा, टाका वगैरह लगा होगा। बट बात यह है धीरे धीरे उसको कांसता है ना, तो कुछ स्नीज कर रहे हैं तो वो समय में स्ट्रेस के कारण से वहां पर उसको पॉटी निकलना ना तो यूरिन निकलना, इसको बोलते हैं स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। और बस रिपेयर हुआ है नहीं हुआ वो पूछना है। मायोमेक्टमी का मतलब है मायोमेट्रियम, मतलब जो सेकेंड लेयर ऑफ द यूट्रस है। सो एंडोमेट्रियम होता है अंदर, और उसके बाद मायोमेट्रियम, उसके बाद पेरीमेट्रियम होता है। सो दिस मायोमेट्री में कोई ऑपरेशन हुआ क्या पूछना पड़ेगा। पेरिनियल टेयर, सो वो पूछना है। एग्जाम्पल, दिस इज व्हाट वेजाइना, राइट। ये वेजाइना है, यहाँ से सीधा एनस तक पहुंच जाता है। सपोज यहाँ तक होगा फर्स्ट डिग्री कहता है, या बाहर निकल के आ गया और यहाँ पर आसपास में है तो वो सेकेंड डिग्री आया, और थर्ड डिग्री यहाँ पर एनस तक पहुंच गया, एंड फोर्थ डिग्री अंदर तक पहुंच गया। Vesicovaginal repair. Vesicovaginal means it is fistula. ओके, फिस्टुला मीन्स लाइक यहाँ पर जो ब्लैडर है और यहाँ पर जो यूट्रस के बीच में जो अबनॉर्मल कनेक्शन होती है, सो यूरिन क्या होगा वेजिना में आएगा, तो उसको फिस्टुला है ना, इट इज एन abdominal connection between the two organs is called as fistula. Vesico means it is a bladder and vagina. Okay, vesico vaginal fistula रिपेयर हुआ क्या पूछना पड़ेगा। और एपिसियोटमी इज एन सर्जिकल इंसिशन डन ड्यूरिंग इन द वेजिनल कैनल पे होना चाहिए, मतलब होता है ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। एनी अदर प्रॉब्लम्स वो लिखना पड़ेगा। रिपोर्ट ऑफ एंटीनेटल विजिट ऑफ द करंट प्रेगनेंसी, इस प्रकार की पूरा टेबल बनाना है। इसको आपको कैसे लिखना है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ दैट। सो यहाँ पर डेट है, और ये डेट है, ये हाइट है, और ये वेट है। सो सपोज मतलब वो 1 महीने के बाद आ रही है, 2 महीने के बाद आ रही है, उसका अनुसार में वेट बढ़ना चाहिए था। यूरिन एल्बुमिन नील था, और शुगर, बीपी, एफएचआर, पीरियड ऑफ जेस्टेशन, पीरियड ऑफ जेस्टेशन सिम्फाइसिस प्यूबिस तक उसको 12 सप्ताह होता है, अम्बलिकस तक उसको 20 सप्ताह होता है। और फंडल हाइट, सो वही है, इट इज सेम वॉट, बट यहाँ पर वो हाथों में चेक करेंगे। ये फंडल हाइट कैसे चेक करेंगे, वो उसमें इंच टेप में चेक करेंगे। abdominal गर्थ अम्बलिकस टू अम्बलिकस कितना होता है, तो जैसे पूरी महीना हो चुका 9 महीना में, उसको 100 आसपास में सेंटीमीटर्स में होगा। और प्रेजेंटेशन सेफेलिक प्रेजेंटेशन, ओपोजिशन एल्बो ये है। फिजिकल एग्जामिनेशन पे, जनरल एग्जामिनेशन पहले देखेंगे। वाइटल्स है, बीपी कितना है, हार्ट रेट कितना है, रेस्पिरेटरी कितना है, टेम्परेचर कितना है। आजकल तो SpO2 भी आने लगा बिकॉज कोविड के कारण से। SpO2 नॉर्मल कितना है, इट इज 95% के ऊपर होना चाहिए। बिल्ड कैसे है वो, ओबीस मोटा है, एवरेज था, एवरेज में नॉर्मल था, और थिन था। हाइट कितना है, 145 सेंटीमीटर के नीचे होगा, शॉर्ट स्टेचर माना जाता है, स्मॉल पेल्विस होता है तो सिजेरियन के लिए जाएगा। वेट है 50 kg है, फर्स्ट ट्रिमेस्टर में 1 किलो, सेकेंड में 5, और थर्ड में भी 5 होता है, और टोटली 11 किलो बढ़ती है। और एक महीना में आ, एक महीना में 2 किलो के ऊपर होगा तो प्री एक्लाम्शिया को माना जाता है। आइज में पेलर, सो जो पैल्पेब्रल कंजंक्टिवा नीचे करके देखेंगे तो वो पेल दिखाई देगा। अदरवाइज आंख में सफेदी वाला जो जगह है वहां पर पीलिया दिखाई देगा, उसको बोलते हैं इक्टरिक। इक्टरिक का मतलब है पीलिया। तो टंग में क्या देखेंगे, सो जीप बाहर करो बोलेंगे तो वहां पर पेल दिखाई देगा।
जीप को ऊपर करो बोलेंगे तो वहां पर इक्टरेक मतलब नीचे, ओके, जीप के नीचे में वो पीलिया दिखाई देगा, दैट इज इक्टरेक। ग्लॉसाइटिस, ग्लॉस का मतलब है वो टंग है, और इन्फ्लेमेशन है, ओके, या इट इज, ओके, ग्लॉस माने इट इज टंग, ओके, आइटिस माने इन्फ्लेमेशन कहते हैं। सो जीभ पूरा सूज जाता है ना, तो डिहाइड्रेटेड है तो सूखा रहेगा। ओरल थ्रश है, लाइक सफेदी सफेदी एक मशरूम टाइप में ये रहेगा, ये फंगल का इन्फेक्शन के कारण से होता है। माउथ, सो मुंह खोलेंगे उसको अच्छे से खोल के बोलना पड़ेगा, और उसके बाद जो दांत के पीछे में जो हार्ट पैलेट होती है वहां पर पीलिया को देखना है। स्टोमाटाइटिस, स्टोमा मना इट इज म्यूकोसल, ओरल म्यूकोसा का कहता है, ओके। आइटिस मना इट इज इन्फ्लेमेशन। पेरी मना इट इज अराउंड। डॉन मना इट इज डेंटल, डेंटल मना इट इज टीथ। सो वहां पर दांत की जो रूट के आसपास में पूरा इन्फ्लेमेशन हुआ है, और ब्लीडिंग गम्स है, डेंटल कैरीज है। एक्चुअली जो स्टोमाटाइटिस और पेरिडोंटाइटिस के कारण से क्या होगा, वो प्यूपेरियम पे पेशेंट को बहुत प्रॉब्लम होने का चांसेस होता है। नेक, नेक में लिम्फ नोड एनलार्जमेंट चेक करता है। यहाँ देखो लिम्फ नोड, लिम्फ नोड का मतलब है यहाँ पर WBCs का थोड़ा थोड़ा यहाँ पर सोल्जर्स का जैसे कड़ा है। जैसे ओरली ना तो नेसली कोई भी इन्फेक्शन आता है, सबसे पहले यहाँ टॉन्सिल्स रहेगा, राइट, यहाँ पर जो लिम्फ नोड्स रहेगा ये फाइट करने लगेगा। कैसे चेक करेंगे, तो ऐसे हाथ उंगलियां लगा के पैल्पेट करके चेक करना है, ऐसे प्री ऑरिकुलर में ना, कान के पहले, कान का बीच में, पोस्ट ऑरिकुलर, ओके, ये मसल्स में, नेक मसल्स में ये चेक करेंगे। तो लिम्फ नोड एनलार्जमेंट है, इसका मतलब है कोई इन्फेक्शन आया है, इसलिए WBC उसको लड़ने लगा, तो इसलिए वहां पर थोड़ा सा गिल्टी बनता है, नोड्यूल बन गया। नो जुगुलर वेन्स डिस्टेंशन, मतलब जो ये जुगुलर वेन है यूजुअली वो दिखता नहीं है, जब दिखाई देता है इसका मतलब है वो डिस्टेंट हो गया, दिखाई दे रहा है इसका मतलब है वो हार्ट प्रॉब्लम पे है। सो माइल्ड थायराइड एनलार्जमेंट तो होते ही है। थायराइड, थायराइड को जो TSH है वो थोड़ा बहुत HCG हार्मोन का मापी बराबर दिखती है, इसको बोलते हैं एनालॉग, TSH एनालॉग कहता है। तो ये क्या होगा, HCG तो बढ़ना ही है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो अल्टीमेटली TSH भी उसकी चक्कर में बढ़ने के कारण से तो थायराइड भी बढ़ने का चांसेस है। 50% लोग का वो नॉर्मल है। हार्ट में मरमर, लब डब साउंड होना चाहिए, एक लब डब होना चाहिए, उसके बीच में कोई और साउंड आ गया तो गड़बड़ है, तो वो मरमर कहता है। लंग्स में विसल, विसल का मतलब वीजिंग का, जैसे प्रेशर को सिटी मार रही है उस प्रकार की, स्टेथोस्कोप लगा के देखेंगे तो विस्लिंग साउंड मिलेगा, उसको वीजिंग साउंड कहता है। क्रैकल्स है, बलून जैसे एक दूसरे बलून से रगड़ेंगे तो क्रैकल होता है ना, तो इसका मतलब है एल्वियोलाई में एक दूसरे को चोट लग रही है, वो लिखना पड़ेगा। और लिवर और स्प्लीन, लिवर जो राइट हैंड साइड में रिब्स के नीचे में थोड़ा से हाथ लगा के पैल्पेट करके देखेंगे तो लिवर का छूने से भी दर्द होती है, दैट इज कॉल्ड एज टेंडरनेस, और एनलार्जमेंट भी होती है। एनलार्जमेंट होगा तो हेपेटोमेगाली कहते हैं, है ना। तो स्प्लीनोमेगाली भी आपको लेफ्ट हैंड साइड में स्प्लीन मिलेगी, तो वो भी पैल्पेट करके देखेंगे, तो वो भी वहाँ भी एनलार्ज होने का चांसेस है। सो अब्डोमेन में क्या चेक करेंगे, एपिगैस्ट्रिक रीजन है, जहाँ पर मीडियास्टर्नम है उसके नीचे में एपिगैस्ट्रिक रीजन होता है, वहाँ पर हार्ट बर्न तो होता ही है, पेन भी होता है, बट प्रेगनेंसी में उसको हल्का नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि ये डेंजर साइन में आएगा, क्योंकि यू कॉल दैट एज हेल्प सिंड्रोम। हेमोलाइसिस, एलिवेटेड लिवर एंजाइम, लो प्लेटलेट काउंट, ओके। पेरिनियम पे वल्वाइटिस, वल्वा इज एक्सटर्नल जेनिटलिया, उसमें इन्फ्लेमेशन हुआ देखना है। फॉल्स स्मेल माने बदबूदार, ओके, फॉल्स स्मेलिंग ऑर्डर, ऑफेंसिव ऑर्डर, ये सब कुछ दे से इट इज एन ऑफेंसिव ऑर्डर ऑल्सो, बैड ऑर्डर, जो भी आप लिख सकते हैं। कभी डिस्चार्ज निकल रहा वो भी देखना है। ब्लाडर में जैसे सिम्फाइसिस प्यूबिस यहाँ पर है, थोड़ा से उठा वाला भाग है, तो यहाँ पर उसको चोएंगे तो उसको दर्द होगा, टेंडरनेस कहता है। और डिस्टेंडेड मतलब इसका बढ़ गया है, बलून का जैसे दिखाई दे रहा है, अंदर से कोई बलून पुश कर रहा है, इसका मतलब ब्लैडर डिस्टेंशन है। सो हेमोरॉइड्स वही डायलेटेड और
ट्विस्टेड वेन्स को कहते हैं, स्वेलन वेन्स को भी कहते हैं, उसको एनएस साइड में रहेगा, उसको हेमोरॉइड्स कहते हैं। सो ब्लीडिंग जब भी पॉटी जो हार्ड होती है उस समय में रह के उसको ब्लीडिंग होगा। एक्सट्रीमिटीज में एंकल एडिमा अथवा स्पीडल एडिमा माने सूजा वाला दिखाई देगा। बहुत देर खड़े हुआ, ठीक है, स्टैंडिंग अपराइट फॉर लॉन्ग टाइम, और बेरिंग मतलब ग्रेविटी यूट्रस के कारण से क्या होगा, वेट बेरिंग के कारण से वो पूरा पूरा सूज जाता है। और वेरिकोसाइटिस, सो वेरिकोसाइटिस मतलब पूरी पैर में डायलेटेड वेन्स दिखाई देगा। सो दैट विल लीड टू डीप वेन थ्रोम्बोसिस, वो चेक करना है। इंस्पेक्शन में क्या क्या चेक करेंगे, एब्डोमिनल साइज चेक करेंगे। एब्डोमेन क्या बहुत ही बड़ा दिख रही है, डिस्टेंडेड दिख रही है, नहीं तो ओबीस दिख रही है। और शेप में देखना पड़ेगा, शेप क्या लंबा है, लॉन्ग है, नहीं तो ब्रॉड है, नहीं तो ओवर्ड मतलब ओवल शेप में है, नहीं तो सॉसर डिप्रेशन है। सी दिस इज व्हाट द नॉर्मल दिस माय कर्सर इज, oh yeah, here it is. See, look at this one. So यहाँ पर ये देखो, ये पूरी पूरी लंबा है, ये कॉन्वेक्स का शेप में है ना। सो दिस इज व्हाट, तो ऑक्सीपुट देखो, इसको पीठ देखो, पीठ तो ऊपर है ना, तो ऑक्सीपुट यहाँ पर आसमान को देख रहा है क्योंकि पेशेंट सीधा लेटा है। सो यहाँ पर जो है ये माँ का जो सैक्रल प्रोमोन्टी के साइड में दिख रहा है, देखो ऑक्सीपुट। सो यहाँ पर क्या होगा, जब वो ऐसी होगा यहाँ पर थोड़ा गड्ढा बनेगी, तो इसको बोलते हैं सॉसर शेप्ड डिप्रेशन कहते हैं। ये ऑक्सीपुटो पोस्टीरियर है, इसमें नॉर्मली वेजाइनल डिलीवरी एक्सपेक्ट करना मुश्किल है, सिजेरियन जाएगा। हर्निएशन का मतलब है वो एक जगह से थोड़ा से वो उठा के आएगा, इट विल बी सॉफ्ट हर्निया, अ प्रोट्रूशन बिकॉज ऑफ द वीक मसल्स अराउंड इट। काउंटर ऑफ द एब्डोमेन, काउंटर का मीनिंग है वो एज, ओके वुमेन शेप कैसे है, इट्स समथिंग लाइक कोने कोने बोलते हैं ना, तो उस प्रकार के। फंडल नॉचिंग का मीनिंग है कहाँ कहाँ उसका कर्व होती है पता चलता है ना, तो उसको बोलते हैं फंडल नॉचिंग। कॉन्वेक्स शेप में तो रहेगा। फ्लैटेंड एंटीरियर, सो यहाँ पर इरेगुलर नहीं है, सीधा देखो यहाँ पर है। सो सिलिंड्रिकल रहता है, सीधा रहता है ना, स्फेरिकल रहते हैं स्पेशली इन पॉलीहाइड्रोमनियास। पेंडुलस में है, पेंडुलस एब्डोमेन मतलब जैसे नीचे पूरा बैग का जैसे बारी होता है ना, तो उस प्रकार के पेंडुलस एब्डोमेन होगा। सो लाइटनिंग होता है 38, लाइटनिंग का मतलब है ये धीरे धीरे जो जो ये हेड है ये धीरे धीरे नीचे आ जाती है, तो यहाँ पर खाली स्पेस होने के कारण से पेशेंट को हल्का फील होगा, तो इसलिए उसको लाइटनिंग कहते हैं। फीटल मूवमेंट 5वें महीने में पता चलती है, राइट। और ये डेली फीटल मूवमेंट काउंट के द्वारा पता करना पड़ेगा, पेशेंट को बोलना पड़ेगा 12 घंटे में कितना किक आ रहा है उसको मार्क करे। नॉर्मली उसको 12 किक्स होना चाहिए, राइट। उससे कम हो रहा है, 10 के नीचे में हो रहा है वो डेंजर साइन में आएगा। स्किन चेंजेस में लिनिया नाइग्रा है जो लंबा लाइन होती है, और ये स्ट्राया ग्रेविडेरियम है। कभी कभी यहाँ पर इंसिशनल मार्क भी होती है, कभी कभी ऑपरेशन किया हो, कभी इधर ऑपरेशन किया हो, कभी स्किन इन्फेक्शन भी होने का चांसेस होती है। सो वल्वा, वल्वा एक्सटर्नल जेनिटल में एडिमा भी दिखाई देगा, इन्फेक्शन भी दिखाई देगा। म्यूको पुरुलेंट, म्यूको मतलब म्यूकस है, पुरुलेंट माना पस, डिस्चार्ज होने का, वेजिनल ब्लीडिंग दिखाई देगी। वेरिकोसिटिस अगेन इट इज अ डायलेटेड वेन्स होती है। हर्निया प्रोट्रूशन होती है, एडिमा भी दिखाई देगा। सो अब्डोमिनल पाल्पेशन, अभी तो हम लोग इंस्पेक्शन देखा, अभी अब्डोमिनल पाल्पेशन पे ब्लीडिंग, पीवी कोई भी बीमारियां हैं, वेजिनल ब्लीडिंग हो रहा है उसको मना है करने के लिए, और प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन है तो बिल्कुल करना नहीं है। सो अब्डोमिनल पाल्पेशन है 28 वीक्स के बाद ही तो करना पड़ेगा। सो आपका एंटीनेटल केसेस कुछ भी आपको बढ़ रहे हो 28 वीक्स के बाद होना चाहिए। एट द सेम टाइम जो पोजीशन है, एटीट्यूड है, ये सब कुछ पक्का कब पता चलेगा, 36 वीक्स में पता चलेगी। ऑब्स्टेट्रिकल एग्जामिनेशन में सबसे पहले फंडल ग्रिप होता है, फंडल ग्रिप है जो जहाँ पर इस इमेज में जो हाथ लगा है, राइट। सो यहाँ पर फंडस है, यूट्रस की फंडस मिलेगी। सो जैसे हार्ड रहेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल या, सो मोस्ट ऑफ द बेबी सेटल इन द पोजीशन इन द 32 एंड द 36 वीक्स। देखो ये 32 to 36 वीक्स में उसका पोजीशन में अपना आप बैठ जाएगा, घूमेगा नहीं बच्चे।
ठीक है। सपोज ये बच्चे को जो फीटस अगेन ओके या दिस इज अ हार्ड, देखो हेड, देखो ये हार्ड रहेगी, राउंड रहेगी, स्मूथ रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी, कुछ में ब्रेक नहीं है। सपोज सिर पकड़ेंगे, देखो आगे में थोड़ा जगह, पीछे में जगह है, तो बच्चा हेड है मूवेबल होगा। सो बेलॉटमेंट भी उसको कहते हैं। सपोज हाथ यहाँ पर लगा के उसको धक्का देंगे थोड़ा बहुत, इसका आगे जाएगा। तो ये सब कुछ उसको हेड कहता है। सपोज यहाँ पर क्या, देखो सॉफ्ट है, ये बहुत ही सॉफ्ट है बट लार्ज रहेगा बिकॉज इसका कमर, ये देखो ये 9.5 सेंटीमीटर का है, ये तो 10 के ऊपर है ना, 10 सेंटीमीटर के ऊपर, इसलिए थोड़ा बड़ा दिखाई देगा। और सॉफ्ट रहेगा, अनइवन रहेगा बिकॉज जो बम्स है इस प्रकार के दिखाई देगा ना। सो यहाँ पर इसको धक्का देंगे पैर के कारण से, ये पूरा ऑक्यूपाइड है। सो इन दैट केस ये कमर दिखाई देगा। ओके। सो तो ये सेफेलिक है, ये ब्रीच है, राइट। बट बात है फंडल का पोजीशन से हम लोग ब्रीच प्रेजेंटेशन नहीं कहते हैं, बट हम लोग को आइडेंटिफाई करना फंडल पे ये लाई क्या कौन सा है, ये कैसे बच्चा है, माँ का यूट्रस को और बच्चों का स्पाइन किस प्रकार के रिलेशन पे है। ओके, द रिलेशनशिप बिटवीन द फीटल स्पाइन एंड द लॉन्गिट्यूडन ऑफ द यूट्रस की, राइट। तो ये चेक करने के लिए ये फंडल ग्रिप लिया जाता है, इसको फर्स्ट लियोपोल्ड मैनोवर भी कहते हैं। और सेकेंड लियोपोल्ड इसको कहता है जैसे एक साइड में हाथ लगा दिया और दूसरे साइड में धक्का दिया। एक साइड में हाथ लगाए तो क्या पता चलेगा, धीरे धीरे पैल्पेट करती जाएंगी, यहाँ पर कंटिन्यूस है। एक रेसिस्ट मतलब यहाँ पर कोई मास एकदम हार्ड दिखाई देगा, कंटिन्यूसली दिखाई देगा। बट यहाँ पर देखो, यहाँ पर पैल्पेट करके देखेंगे इरेगुलर है, एक आगे एक जगह देखो इस प्रकार इरेगुलर आ रही है। सो नॉन लाइक इरेगुलर मास इसको कहता है इट इज लैटरल ग्रिप। सो ये सामने होगा, बेबी का सामने है। एंड जो नेक्स्ट वाला जो है पॉलिक्स ग्रिप को फर्स्ट पेल्विक ग्रिप भी, ये एक बार एग्जाम में पूछा गया था। सो दिस इज पॉलिक्स ग्रिप, फर्स्ट पेल्विक ग्रिप कहते हैं इसको, थर्ड लियोपोल्ड मैनोवर भी कहते हैं। तो इसमें क्या है, ये देखो ये थंब है, ये दो इंडेक्स फिंगर है, ये दोनों में पकड़कर इसको सिर को पकड़कर उसको पकड़ रहे हैं, पकड़ने के बाद पता चलेगा वहां पर हेड है ना, तो इसलिए सपोज ये हिल रहा है, इसका मतलब नो एंगेजमेंट है, मतलब हाथ पकड़ के हिल रहा है तो नो एंगेजमेंट है। सपोज वो इसमें पूरा पांचों उंगली हो गया है तो इसको बोलते 5/5 है, राइट। और अदरवाइज इट इज लाइक 4/5, 3/5, 2/5, इस प्रकार की स्कोर दिया जाता है। सपोज ये 5/5 है, इसका मतलब एंगेजमेंट ही नहीं हुआ। बट 0/5 है, इसका मतलब फुल्ली वो हेड सिम्फाइसिस प्यूबिस के अंदर में घुस गया। सो ये पेल्विक ग्रिप है। सो ये यही पोजीशन है, हम लोग उल्टा टर्न करना पड़ेगा, माँ का पेल्विस का तरह से फेस करना है। ये दोनों हाथ लगाएंगे, ये दोनों हाथ जुड़ जाएगा जिसको बोलते हैं कन्वर्जेंट, मतलब है एंगेजमेंट नहीं हुआ। देखो ये दोनों हाथ यहाँ जुड़ जाएगा। सपोज ये दोनों हाथ नहीं जुड़ पा रहे क्योंकि वहां पर कुछ रेसिस्टेंस दिखाई दे रहा है, इसका मतलब हेड नीचे आ गया, दैट इज कॉल्ड एज डाइवर्ज्ड। सो पैल्पेशन फाइंडिंग्स रिकॉर्ड करना पड़ेगा, जैसे सिम्फाइसिस फंडल हाइट है। सो सिम्फाइसिस प्यूबस तक इसको 12 वीक्स होता है, यहाँ पर इट इज 20 वीक्स, ये पिक्चर में 24 दिखाई दिया, वो गलत है, 20 वीक्स याद रखना। सो 36 वीक्स आने तक इन स्टेप में चेक करेंगे तो यू विल गेट दिस आंसर। सो abdominal gap, ये अम्बलिकस टू अम्बलिकस चेक करना पड़ेगा ड्यूरिंग एंड ऑफ द प्रेगनेंसी में, 100 सेंटीमीटर आसपास में होता है। लाई कैसे है, यूट्रस की जो पोजीशन है और बच्चे को जो स्पाइन है, ये देखो ये दिस इज लॉन्गिट्यूडिनल, ये भी लॉन्गिट्यूडिनल है बिकॉज यहाँ देखो यूट्रस टेढ़ा है इसलिए ये भी टेढ़ा, बट ये यूट्रस सीधा है बट बच्चा टेढ़ा है, दैट इज व्हाई इट इज ऑब्लिक। एंड ट्रांसवर्स मतलब एकदम सीधा हॉरिजॉन्टली फेस किया। सो दिस इज व्हाट फ्लेक्स्ड और डिफ्लेक्स्ड है। फ्लेक्स्ड का मीनिंग है जो हेड का जो रिलेशनशिप ऑफ द फीटल पार्ट्स विद ईच अदर, मतलब जो लिम्स एंड दी फेस की, चिन की, तो चिन देखो देखो छाती में उसको लगा, यहाँ पर स्पेस नहीं है, दिस इज वाई दिस इज अ वेल फ्लेक्स्ड कहता है। बट यहाँ पर थोड़ा गैप है इसलिए इसको डिफ्लेक्स्ड कहता है। सो ये ब्रो प्रेजेंटेशन में तो यही आएगा पहले पार्ट, बट यहाँ देखो कितनी डिफ्लेक्स्ड है ना। सो ये भी डिफ्लेक्स्ड है एकदम एक्सट्रीमली, तो ये फेस प्रेजेंटेशन, ये एटीट्यूड है। एंड प्रेजेंटेशन पे इसमें ही सेफालिक प्रेजेंटेशन है, ये पूरी पूरी सेफालिक प्रेजेंटेशन कहते हैं, इसमें वर्टेक्स हो, दिस इज व्हाट द वर्टेक्स इज,
ये पार्ट वर्टेक्स है और ये पार्ट ब्रो है और ये पार्ट पूरा फेस प्रेजेंटेशन है। ब्रीच भी होती है। सो लुक एट दिस इज कंप्लीट ब्रीच होते हैं जिसमें बच्चा आराम से बैठ के मोड़ा, पैर मोड़ के बैठा। इनकम्प्लीट होते हैं एक पैर ऊपर एक पैर नीचे, कभी कभी फुटलिंग भी कहते हैं उसको। और एक फ्रैंक होते हैं, दोनों पैर ऊपर ऊपर है। शोल्डर प्रेजेंटेशन भी होता है। पोजीशन है जो बच्चे को जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो कौन सा पोजीशन पे, पेल्विस, माँ का पेल्विस में कौन सा पोजीशन के साथ है, राइट। सो ये जो ऑक्सीपुट ये है, ये तो एंटीरियर फॉन्टिनल है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, दिस इज ऑक्सीपुट एंटीरियर, दिस इज ऑक्सीपुट पोस्टीरियर, सो दिस इज लैटरल। सो इन दिस वे यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई। कॉमन पोजिशंस क्या है, आरवो ये है ना तो एलवो ये है। सो एंगेज्ड है और नॉट एंगेज्ड है। सी, सो ये देखो इसकी सिम्फेसिस क्यूपस के ऊपर हेड है, तो क्या होगा, पूरी हेड में देखेंगे तो पांचों पांचों उंगलियां ऊपरी रहेगा। बट इन केस ये बच्चे को थोड़ा से देखो, यहाँ पर थोड़ा से अंदर घुस गया है ना, तो इसके ऊपर क्या होगा, तो दो उंगलियां थी, मतलब ऊपर तीन उंगलियां हैं, सिम्फेसिस की भी तीन उंगलियां रहेगा। सो दैट इज वाई इट इज 2/5 कहता है। ऑस्कल्टेशन में फीटल हार्ट रेट कहाँ से सुनाई देगा, ये वाला जो ट्रांसड्यूसर है, ट्रांसड्यूसर कहाँ लगना है, बच्चे को जो बैक में देखो, चेस्ट यहाँ पर है, यहाँ पर लगेगा। सो दिस इज अ रॉन्ग पिक्चर। एंड अनदर ट्रांसड्यूसर जो है वो जो यूट्रस की जो कोने से जो पेन स्टार्ट होती है ना, सो यहाँ पर इसको सेंसर लगा देते हैं तो यूट्राइन कंट्रैक्शंस को पता चला जाएगा। इसलिए इसको बोलता है बच्चे को कार्डियो ये टोकोग्राफी। सो यहाँ पर बच्चे को दिल धड़कन डायरेक्टली पता चलेगा, ये डॉपलर है। स्टेथोस्कोप में भी पता चल जाता है। यूजुअली जो इस पोजीशन में स्टेथोस्कोप रखेंगे तो साउंड एक्स्ट्रा आएगी, थोड़ा किच भी साउंड आएगी, तो उतना क्लियरली नहीं दिखाई देगी। बट बात है जो उसको टर्न करके, जो ये बेल है राइट, इसको इसको यहाँ से टर्न करेंगे तो आप उसको लगा के सुनेंगे तो आराम से सुनाई देगा। एंड दिस इज ऑल्सो अनदर मेथड, पिन स्टेथोस्कोप। अभी भी बहुत डेढ़ सारा PHCs में यही मिलेगा आपको। 120 to 160 बीट्स पर मिनट को चेक करिए, उसमें लिखना यूट्राइन कंट्रैक्शंस कितना। सो हाथ लगा के देखना पड़ेगा पेन है या नहीं है, वो चेक करना है। 10 मिनट के अंदर में नहीं आ रहे तो इसका मतलब उसका पेन नहीं है। ओके, अलार्मिंग साइंस में क्या क्या है, फ्रंटल और ऑक्सीपिटल हेडेक किस में होता है, प्रीक्लाम्सिया में। ब्लड विजन, धुंधलापन, रेटिना के ऊपर असर पड़ता है, BP जब बढ़ जाती है वो भी प्रीक्लाम्सिया में। गिडीनेस, सेम BP बढ़ जाती है प्रीक्लाम्सिया पे। कन्वल्शंस एक्लाम्सिया पे आता है। अबनॉर्मल यूट्राइन कंट्रैक्शंस लेबर का समय में आना चाहिए कंट्रैक्शंस, बट कभी कभी बीच में कभी आ गया, सो दैट आल्सो हैज टू बी रूल्ड आउट। वेजनल ब्लीडिंग 28 हफ्ते के पहले होगा तो अबॉर्शन कहता है ना। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी होता है उसमें, वेसिकल और मोल भी होता है। बट 28 हफ्ते के बाद जो ब्लीडिंग होती है उसको प्लासेंटा प्रीविया, अदरवाइज प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ प्लासेंटा को हम रप्चर प्लासेंटा भी कहते हैं। लीकिंग पर वजाइना, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन कब होना चाहिए, लेबर का समय में, उसके पहले नहीं। सो होगा प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन भी कहता है। एडिमा, एंकल एडिमा और अनसर का होगा तो पूरा प्रोटीन उसको कमी है, वो देखना पड़ेगा। प्रीमेच्योर लेबर पेन है या नहीं है वो देखना है। प्रीमेच्योर लेबर पेन मीन्स लेबर पेन होती है वो 9 महीने होती है तभी आता है, बट उसके पहले आ गया है वो देखना है, दैट इज अलार्मिंग साइन। एपिगैस्ट्रिक पेन, अगेन आई टोल्ड यू दिस इज हेल्प सिंड्रोम को डिनोट करता है। ओके, सो अचानक देखा उसको हीमोलाइसिस, पूरा HB कम हो गए और बिलीरुबिन बढ़ गई, है ना, ये कम हो गए ये बढ़ जाती है। सो एलिवेटेड लिवर एंजाइम SGPT SGOT पूरा बढ़ जाती है। लो प्लेटलेट्स 1 लाख के नीचे में, 1.5 लाख के नीचे में उसको प्लेटलेट्स कम हो जाते तो ब्लीडिंग ज़्यादा होगा। हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरियम, बहुत ही वॉमिटिंग हो रही है। फीवर, हाइपर पैरेक्सिया, हाइपर मना ज़्यादा, पैरेक्सिया मना फीवर, इट इज 100.4 डिग्री के ऊपर होगा। ओलिगोरिया मीन्स 400 ml की यूरिन कम है। डिस्यूरिया, पेनफुल यूरिनेशन है। रिड्यूस्ड फीटल मूवमेंट, 10 फीटल मूवमेंट मिनिमम होना चाहिए 12 घंटा में, उससे कम है तो। और पेल मतलब पैल्पा पैल्प व्हाट इज दैट,
कंजंक्टिवा में देखेंगे तो आपको पेल दिखाई देगा, और जो स्क्लेरा में दिखाएंगे, बल्बर कंजंक्टिवा में देखेंगे इट इज येलोइश दिखाई देगा, इसका मतलब जॉन्डिस है। काफ मसल पेन है, घुटने के पीछे में, उसको थोड़ा नीचे में काफ मसल में पेन होती है, इसका मतलब है उसका डीवीटी होने का है। सो एनी अदर साइंस है वो लिखना पड़ेगा, दीज आर द अलार्मिंग साइंस दैट हैज टू बी रूल्ड आउट। सो नेक्स्ट वाला है WHO अनुसार में रिस्क वाला कौन सा वाला केसेस है वो टिक करना पड़ेगा। एल्डरली प्राइमी है, 30 उम्र के ऊपर होती है तो उसको है या नहीं है देखना है। शॉर्ट स्टेचर्ड है, 140 सेंटीमीटर के नीचे है वो देखना है। थ्रेट एंड अबॉर्शन का मीनिंग है थोड़ा बहुत थ्रेट हुआ, ओके जैसे ब्लीडिंग होना तो थ्रेट हुआ, बट वो देखना है। APH ब्लीडिंग हुआ है या देखना है। मैल प्रेजेंटेशन, नॉर्मल प्रेजेंटेशन होता है सेफेलिक, कभी कभी इधर उधर हो जाता है तो उसको बोलता है, मतलब जैसे शोल्डर प्रेजेंटेशन हो गया, कॉर्ड प्रेजेंटेशन हो गया, हैंड प्रेजेंटेशन हो गया, तो वो मैल प्रेजेंटेशन कहते हैं। प्री एक्लाम्शा और एक्लाम्शा है वो देखना है। मल्टीपल प्रेगनेंसी है वो भी हाई रिस्क में आता है। हाइड्रोमनियास, ओलिगो हो, पॉली हो तभी भी आती है। प्रीवियस स्टिल बर्थ है, इसका मतलब अभी भी चांसेस है स्टिल बर्थ का, इसलिए वो हाई रिस्क में आती है। IUD, इंट्रायूट्राइन डेथ पिछले समय में हो गया, नहीं तो अभी भी हो गया तो वो भी रिस्क में है। अनीमिया है तो रिस्क पे है। एल्डरली प्राइमी ग्रेविटा का मतलब है जो 4 बच्चा पैदा हुआ है उसके ऊपर डिलीवरी किया है तो वो ग्रैंड मल्टीपेरा कहते हैं। मैनुअल रिमूवल प्लासेंटा, सो क्योंकि नॉर्मली एंडोमेट्रियम से निकल के आ जाती है, बट कभी कभी वो जो प्लासेंटा मायोमेट्रियम तक वो रूट लगाया होगा तो इसलिए उसको मैनुअली रिमूव करें, नहीं तो कुछ और प्रॉब्लम हो तो वो देखना है। प्रोलॉन्ग प्रेगनेंसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार में इट इज 24 घंटे के ऊपर होगा तो प्रोलॉन्ग प्रेगनेंसी कहता है। लेबर पूरा 24 घंटा होता है। सो sorry 42 weeks, it's not labor, I'm sorry, this is what is pregnancy is like 42, it's not pregnancy actually, this is labor only, राइट। प्रोलॉन्ग लेबर हो वो देखना पड़ेगा, और सिजेरियन सेक्शन प्रीवियस है वो देखना पड़ेगा, और इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी है फोर्सेप्स और वेंट्यूस के कारण से है तो हुआ है वो लिखना है। प्रेगनेंसी एसोसिएटेड मेडिकल इलनेस फॉर एग्जांपल ट्यूबरकुलोसिस, कार्डियक बीमारी, कुछ भी हो, कोई भी बीमारी है, मेडिकल डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, ये सब कुछ रिस्क में आएगा। और एनी अदर नॉन सिग्निफिकेंट लिखना है। प्रेजेंट कंप्लेंट्स में क्या क्या लिखेंगे, तो इन केस वो कंप्लेंट्स है तो उसमें बैक पेन है क्या, कुछ भी लिखना है, राइट। ऑनसेट कब हुआ, शुरुआत कब शुरू किया, उसको ड्यूरेशन कितना टाइम लगा, राइट, कब कब दर्द आती है, सीवियरिटी कैसे है, माइल्ड मॉडरेट सीवियर है, प्रोग्रेस कैसे है, वो क्या चेंज हुआ, कम हुआ, दवाई के कारण से, किसके कारण से, कोई मेडिसिन खाया क्या, डाइक्लोफेनाक वगैरह कुछ खाया क्या, तो वो लिखना पड़ेगा। सो प्रेजेंट कंप्लेंट्स में नहीं है so you don't have to write it. सो इन्वेस्टिगेशंस और लैब टेस्ट और डायग्नोस्टिक टेस्ट इसी को कहता है। सो हीमोग्लोबिन फॉर एग्जांपल 12 ग्राम है, ब्लड शुगर 120, डायबिटीज को चेक किया जाता है, ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है क्या चेक करना है, O ग्रुप है तो बच्चों को पीला होने के चांसेस है, HIV पॉजिटिव और नेगेटिव, HPSAG पॉजिटिव और नेगेटिव, VDRL वेनिरियल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी सिफिलिस बीमारी को चेक करता है, वो रिएक्टिव है नॉन रिएक्टिव है, यूरिन एल्बुमिन प्री एक्लाम्शिया को चेक करता है, नील ट्रेस 1+, 2+, सो 2+ के ऊपर जाएगा तो इसका मतलब पेशेंट को प्रोटीन्यूरिया हो रही है, मीन्स 1+ भी प्रोटीन्यूरिया है बट खतरनाक चिन्ह में आती है। सो यूरिन शुगर भी सेम है, इट इज 2+ के ऊपर है, थोड़ा डेंजर है, इसका मतलब शुगर ज़्यादा मात्रा में है। और इसके अलावा मलेरिया भी किसी किसी जगह में टेस्ट होती है, दिस इज नॉट मलेरियल टेस्ट, और कभी कभी एंटीबॉडीज वगैरह कोई कोई किसी किसी डिजीज के लिए चेक करते हैं, दैट इज पर्टिकुलर फॉर सर्टेन थिंग्स। सो USG रिपोर्ट में क्या लिखेंगे, सिंगल टन फीचर्स विद FH 140 बीट्स पर मिनट एट 35 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। सो इस प्रकार के टेबल में लिखना पड़ेगा आपको। ओके, सो नेम ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, क्लाइंट्स फाइंडिंग, नॉर्मल वैल्यूज एंड रिमार्क्स। सो पेशेंट की जो ड्रग चार्ट है, क्या क्या मिल रहा है पेशेंट को ड्रग से वो लिस्ट आउट करना पड़ेगा। अनीमिया को क्या मिलेगा, सो IFA मिलेगा, आयरन फोलिक एसिड, राइट। सो कैल्शियम टैबलेट मिलेगा,
और कभी कभी देखिए आयरन सुक्रोज इंजेक्शन है वो लिखना पड़ेगा, उसका एक्शन क्या है वो लिखना है, और डोज कितना है, 200 mg 400 mg, कितना टेबलेट्स है, रूट कैसे, ओरली दे रहा है, आईएम दे रहा है, आईवी दे रहा है, उसका इंडिकेशंस क्या क्या है, आपको ड्रग बुक ढूंढना है, उसका लिखना पड़ेगा। तो अनीमिया में कितना टैबलेट्स देना पड़ेगा, उसको कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है, एडवर्स रिएक्शंस क्या, आयरन की क्या क्या, पॉटी पूरा काला होती है तो मेलिना सोचेंगे ना, मेलिना मतलब ब्लीडिंग होती है ना, तो उसको मेलिना, आई मीन ब्लीडिंग इन द स्टूल इज कॉल्ड एज मेलिना, राइट। सो वो भी होता है। सो कभी एसिडिटी होता है, गैस्ट्राइटिस होता है, तो वो सब कुछ उसमें देखना। सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आयरन के साथ विटामिन सी का दवाई खाएंगे अच्छे से होगा, है ना। कैल्शियम इसके साथ खाना नहीं है, नहीं तो उसका काम खत्म करवा देगा, वो सब कुछ आपको लिखना पड़ेगा। पेशेंट को कौन से दवाई आ रही है उसकी स्टडी यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट वाला जो अनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द सिस्टम इन्वॉल्व, फॉर एग्जाम्पल अनीमिया में कौन सा वाला सिस्टम इन्वॉल्व होता है। ओके, सो प्रोबेबली स्प्लीन भी होती है, हार्ट भी होती है। ओके, कहाँ प्रोडक्शन होती है वो, सो आरबीसीज कहाँ प्रोड्यूस होता है उसका अनाटॉमी फिजियोलॉजी लिख सकता है, दैट इज लार्ज इम्पॉर्टेंट दैन राइटिंग इन स्पेसिफिक ऑर्गन। ओके, आरबीसीज के बारे में लिखना पड़ेगा, इस मोस्टली इम्यून सिस्टम में आता है ना। सो आई मीन सॉरी आरबीसीज वगैरह उसमें आता है, ब्लड सेल्स में आता है ना, तो वो लिखना पड़ेगा। सो वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट एनीमिया, सो राइट अबाउट दैट। सो इन केस हार्ट डिसीज है तो हार्ट के बारे में वो लिखना पड़ेगा। सो वो डिसीज कंडीशन के बारे में लिखना है, जैसे अनीमिया क्या होता है, उसके इंट्रोडक्शन है, अनीमिया डेफिनेशन देना पड़ेगा, इंसिडेंस कितना केसेस अभी इंडिया में है, बाहर कितना है, राइट। दिस इज टाइप्स, समथिंग इज मिसिंग, इट इज आधा टी इधर आधा टी इधर है। ओके, टाइप्स, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्या क्या है, पैथोलॉजिकल अनीमिया होता है, फिजियोलॉजिकल अनीमिया होता है, वो लिस्ट डाउन करना पड़ेगा। सो इटियोलॉजी, बुक पिक्चर क्या है, फॉर एग्जाम्पल बुक में बोला होगा सिकल सेल एनीमिया, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, कुछ भी लिखा होगा, तुम्हारे पेशेंट को क्या कंप्लेंट्स था वो लिखना पड़ेगा आपको। सो पैथोफिजियोलॉजी लिखना है, दिस इज कॉमन, पेशेंट को और इसका नहीं है, कॉमन तो पैथोफिजियोलॉजी होता है, दैट यू हैव टू मेक अ फ्लो चार्ट एंड यू हैव टू राइट। ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में बुक पिक्चर क्या था एंड क्लाइंट पिक्चर क्या था। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में यहाँ पर फेटिक होना चाहिए, सो तुम्हारे पेशेंट का फेटिक था, नहीं तो कभी ब्लीडिंग हो रहा था ना कुछ लिख रहा था, वो आपको लिखना है। सो लैब इन्वेस्टिगेशन, डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स, ओके, सो वो देखना क्या है। सो अनीमिया में प्रोबेबली एचबी चेक करता है, पीसीबी चेक करता है, सब पैक्ड सेल वॉल्यूम होती है ना, और आरबीसीज भी चेक करता है। सो जो भी इन्वेस्टिगेशन उसके पेशेंट को जो हुआ है, इट्स नॉट ओनली दिस, दिस इज व्हाट इज आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट, बट पेशेंट को उसके अलावा भी चेक किया होगा, क्योंकि जॉन्डिस रहा होगा तो उसका हीमोग्लोबिन कम होता है, तो बिलीरुबिन भी चेक किया होगा, तो वो लिखना है। तो तुम्हारे पेशेंट को क्या है वो लिखना है। मेडिकल मैनेजमेंट में बुक में क्या लिखा, फॉर एग्जांपल उसमें लिखा होगा आयरन सप्लीमेंट्स, लाइक एंटीबायोटिक्स लिखा होगा, राइट। एंटीबायोटिक्स में तुम्हारे पेशेंट को क्या, मेरे को बहुत दुनिया भर का एंटीबायोटिक्स होता है ना, तो यहाँ पर इंजेक्शन एम्पेसिलिन लिया होगा तो एम्पेसिलिन लिखो। सो कौन सा वाला इंजेक्शन लिया वो लिखना है। नेक्स्ट सर्जिकल मैनेजमेंट है, ये बुक पिक्चर में यहाँ पर कौन सा सर्जरी हुआ था, यूजुअली उसको सर्जरी नहीं हुआ है ना, अब होता नहीं है ना अनीमिया के लिए, सो इन दैट केसेस लीव इट, वो सर्जिकल मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है। नर्सिंग मैनेजमेंट के लिए क्या करेगा, आयरन रिच फूड्स बारे में बताएंगे उसको, और रेस्ट के बारे में बताएंगे, तो वो मैनेजमेंट वगैरह आपको लिखना है। और कॉम्प्लिकेशंस कुछ हुआ, क्या क्या एक्सपेक्ट किया जाता है वो बुक पिक्चर में आएगा, और पेशेंट को क्या क्या हुआ कॉम्प्लिकेशन में आएगा। सो प्रोग्नोसिस कैसे हुआ इसका, सो so totally you can put it as a this thing also, but daily day to day prognosis भी आपको लिख सकता है। So this one is not required here, so you can leave this prognosis. So nursing management पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड्स एंड प्रॉब्लम्स कैसे करेंगे। सो 3 दिन का, एक्चुअली 5 दिन को लिखना पड़ेगा, हम आज 3 दिन का लिखा यहाँ पर, डे 1, डे 2, डे 3। सो इसमें डे 1 में नीड्स क्या क्या है, हम लोग को तो खाना पीना तो चाहिए, नहाना तो चाहिए, पॉटी भी करना है, प्लस एक्सरसाइज होना। सो दिस आर द नीड्स, बेसिक नीड्स। सो पेशेंट बिस्तर में है, सो अनिमिक है, उठ नहीं पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे हैं,
इन दैट केस इस प्रकार के लेटर रहेगा तो उसको एनजी फिट्स देना, ओरल फिट्स देना, तो आपको खिलाना पड़ेगा। सो इस प्रकार की नीड्स वो लिखना पड़ेगा। पेशेंट को दिन में बीपी बढ़ गया, नहीं तो फीटल मूवमेंट कम हो गया, नहीं तो चक्कर आ रहा है, एनीमिया, कुछ भी हो, प्री एक्लाम्प्सिया पेशेंट में बीपी बढ़ता है, दिस इज आई गिवन ओनली अ सैंपल। सो आपका पेशेंट की क्या प्रॉब्लम है वो लिखना पड़ेगा डे 1 पे। और डे 2 में सेम क्या क्या नीड था, ये तो रोज ही मिलता है, बट कभी कभी पेशेंट आराम हो जाती है तो ये सब कुछ छूट जाता है तीसरा दिन में ही। और यहाँ पर यूरिन आउटपुट कम ही हो गया करके लिखा प्रॉब्लम, राइट। और थर्ड डे देखा उसको लाइक प्री एक्लाम्प्सिया पेशेंट है तो एडिमा है तो स्किन पीलिंग हो रहा है। सो ये लिखना पड़ेगा। सो priority wise nursing diagnosis आपको लिखना पड़ेगा। सो दिस इज व्हाट अनीमिया, एज आई टोल्ड यू गूगल बाबा विल हेल्प यू वेरी मच। सो अनीमिया डाल के देख लेना। सो आपको इतना बड़ा इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस मिलेगा। फिटिक, टायर्ड लगेगा, डिफिशिएंट नॉलेज, उनको पता नहीं कौन सा आयरन वाला टैबलेट खाना पड़ेगा, कब चेकअप आना पड़ेगा, कौन सा इंजेक्शन लेना, दवाई लेना, कैसे खाना। इन्फेक्शन बिकॉज उसका इम्यूनिटी बहुत कम, राइट। सो इसीलिए और ब्लीडिंग होने का चांसेस होते हैं। सो कोई ब्लेड लग गया तो चोट लगेगी। एक्टिविटी इंटॉलरेंस वो भी देखना पड़ेगा। सो दिस आर सम ऑफ द डायग्नोसिस, इसको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। सो नर्सिंग डायग्नोसिस डे 1 के लिए क्या लिखना है। सो ये दिस इज व्हाट डे 1। सो इस प्रकार की 3 दिन का आपको लिखना पड़ेगा। नर्सिंग डायग्नोसिस लाइक फैटीग, यहाँ पर लिखना फैटीग रिलेटेड टू फॉर व्हाट, और आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। सो वो आपको लिखना पड़ेगा। हैंडराइटिंग इज वेरी बैड, राइट। ओके, सो ऑनगोइंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव डेटा इट्स लाइक पेशेंट खुद बोलेगी फिटिक लग रहा है। ऑब्जेक्टिव डेटा हम देखेंगे पेशेंट में तो वो टायर्ड और वीक दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पर नर्सिंग डायग्नोसिस फैटीग है वो। सो रिलेटेड टू दी आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, और डिजीज कंडीशन भी लिख सकता है। गोल्स क्या है, उसको फैटीग को कम करवाना है तो क्या क्या प्लान करेंगे। तो उसको पहले आयरन रिच फूड के लिए बताएंगे, उनको एनकरेज करेंगे खाने के लिए, रेस्ट लेने के लिए बोलेंगे, है ना। तो रैशनल क्या, आयरन रिच फूड्स ले लेगा तो उसको आयरन प्रोडक्ट ज़्यादा होगी। रेस्ट क्यों ले रहा है, क्योंकि उसको एनर्जी वेस्ट ना हो, है ना। इम्प्लीमेंटेशन, प्लान करते हैं वो इम्प्लीमेंटेशन होता है। कुछ कुछ लोग क्या करता है, ये दोनों एक ही में लिख देता है। सो नो रेशनल नो प्लान, केवल इम्प्लीमेंटेशन में जाता है, राइट। सो बट आप प्लान क्या कर रहे हो, और पेशेंट को तुमने बताया, हेल्थ एजुकेशन दिया तो हेल्थ एजुकेशन लिखो। तुमने इंजेक्शन लगाने के लिए बोल रहे तो इंजेक्शन लगाया वो लिखो, हाँ इंजेक्शन गिवन, इस प्रकार के लिखना पड़ेगा। एक्सपेक्टेड आउटकम, उसको आयरन लेवल बढ़ेगा। सो दिस इज व्हाट डे 2 का है ये। सेम से लुक एट दिस इज डे 2 का है, एंड सेम प्रोसेस आपको दूसरा डायग्नोसिस लिखना पड़ेगा। सो दिस इज व्हाट डे 3, डे 3 का भी आपको लिखना है। ओके फाइन। सो नेक्स्ट वन, दिस इज अ कॉमन डायग्नोसिस दैट यू कैन यूज इट फॉर एनी एंटीनेटल मदर। इट इज लाइक काउंटर चेक कर लेना तुम्हारे पेशेंट का या नहीं है। अक्यूट पेन था, फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस था, एंड एक्टिविटी इंटॉलरेंस मतलब वो अपना आप चल नहीं पा रही है ना। रिस्क फॉर एंजाइटी, डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न, कॉन्स्टिपेशन, इनएफेक्टिव इंडिविजुअल कोपिंग, डिफिशिएंट नॉलेज रिगार्डिंग द चाइल्ड बर्थ एंड अवेलेबल ऑप्शंस वगैरह ये हो सकते हैं। सो थियरी एप्लीकेशन ओनली फॉर एमएससीज को यूज किया जाता है। सो आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू ओवर हियर दिस थियरी एप्लीकेशन। सो आई विल टेक दिस इन अ डिफरेंट क्लास एंड इन नेक्स्ट क्लास, but I don't think so you need this. So health educations or recommendation, तुम क्या क्या बोलना चाह रहे हो। ओके, यू हैव टू पर्टिकुलरली टॉक अबाउट द मेडिकेशन, बिकॉज जब भी पेशेंट हॉस्पिटल आता है मेडिकेशन में रहेगा तो पर्टिकुलरली कौन सा मेडिसिन कैसे खाना पड़ता है, उसके साथ क्या क्या खाना है, क्या क्या नहीं खाना है। हाइजीन, नाखून काटना जो भी है, लाइक सैनिटरी पैड्स को चेंज करना हर 4 घंटा 5 घंटे, जो भी हाइजीन के बारे में बताना। डाइट, सो आयरन रिच फूड ऐसे हो गया। एक्सरसाइजेस, माइल्ड एक्सरसाइजेस करना पड़ेगा प्रेगनेंसी में, जोर जोर से दौड़ के नहीं जाएगा, नहीं तो वो पूरा amniotic फ्लूइड फट जाएगी। फॉलो अप ओपीडी में कब आना है। ये डिस्चार्ज जो प्लान होता है वो भी आपको बना के देना है। हेल्थ एजुकेशन तो दे दिया, ऑलमोस्ट वही टॉपिक्स इसमें भी आएगा, वो मेथड्स फॉर्मेट का। फॉर एग्जांपल मेथड्स का मतलब है मेडिकेशन, तो घर जाएगी कैसे खाएगी दवाई, यहाँ डिटेल में आपको लिखना पड़ेगा। एक्सरसाइजेस कौन सा करेगी, सी METHOD मेथड्स, है ना। सो ई फॉर एक्सरसाइज,
कौन सा एक्सरसाइज करने का उसको करना है, ट्रीटमेंट कौन सा वाला ट्रीटमेंट इज ऑप्ट एक्चुअली, मेडिकेशन में अगर है ट्रीटमेंट, बट और कुछ है ऐड करना पड़ेगा। हेल्थ एजुकेशन कौन सा टॉपिक है उसको इम्पोर्टेंट वो बताना है। ओपीडी कौन सा चेकअप है, कब आ रही है, कब आना है, फॉलो अप, यू कॉल इट एज ए फॉलो अप, राइट। ओके, डाइट कौन सा वाला डाइट वो खाना है, और स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो, वो उनको थोड़ा स्पिरिचुअलिटी मेंटेन करेगी तो शी विल बी एबल टू मैनेज। So ये डे टू डे प्रोग्रेस है, दैट इज वाई आई अवॉइडेड दैट प्रोग्रेस ओवर देयर इनिशियली। समटाइम्स यू कैन राइट इट ऑल्सो डिफरेंटली, बट यहाँ पर उसको लिखना डे टू डे प्रोग्रेस, इवेल्युएशन भी कहते हैं। सो आपने कौन सा वाला पहला दिन में आइडेंटिफाई किया, फेटिक आइडेंटिफाई किया, तो तुम्हारा वो फेटिक खत्म हुआ, बीपी ज्यादा था तो कैसे कम हुआ, लाइक कुछ तो कुछ पड़ा होगा ना, इंटरवेंशन क्या क्या किया, कम हुआ नहीं वो लिखने के नहीं, आपने क्या क्या किया यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। सो फाइनली समरी, सो आपका इंटरेक्शन उसके साथ क्या था, पेशेंट कोऑपरेटिव था क्या, वो फॉलो कर रहे हैं, कर पा रहे हैं, वो सब कुछ आपको लिखना थोड़ा से। रेफरेंसेस है, वैनकोवा साइटेशन स्टाइल में लिखना पड़ेगा। वैनकोवा स्टाइल इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ऑल मेडिकल थिंग्स एंड ऑल इज मोस्टली फॉलोड इन अ वैनकोवा साइटेशन। सो सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे, ऑथर है, देखो नीचे भी एग्जांपल है, ऑथर का सरनेम इनिशियल्स देखो, मैनसन जे, टाइटल क्या लिखा है, कॉन्सेप्ट्स इन द डेंटल पब्लिक हेल्थ, सब टाइटल है नहीं यहाँ पर। सो यहाँ पर एडिशन इफ नॉट द फर्स्ट, सो फिलाडेल्फिया लिपिन कॉर्ड्स ऐसा पब्लिकेशन का नाम है, राइट, पब्लिशर ये पब्लिशर है, एंड ईयर क्या 2005 है। सो ये फॉर्मेट में आपको लिखना पड़ेगा रेफरेंसेस। सो ई बुक कभी कभी हम लोग ऑनलाइन में चेक करते हैं, सो ये फॉर्मेट में लिखना है। फॉर एग्जाम्पल सेम है, ये ऑथर नेम क्या है, इरफान है, और नेक्स्ट है उसका अ, जो टाइटल है, राइट, और जो प्लेस ऑफ पब्लिकेशन ऑक्सफोर्ड है, पब्लिशर होता है बैकवेल मुंगटाट। सो 2006 में ईयर पब्लिकेशन हुआ, ये कब सेट किया, आप उस दिन की डेट लिखना। फॉर एग्जांपल आज का कर रहे हो तो आज का 2021 मई, वट एवर द डेट इज, आज का डेट में लिखना है। और अवेलेबल नेट लाइब्रेरी कहाँ पर मिलेगा, जो भी लिंक है आपको लिंक उठाकर वहां पर नेट लाइब्रेरी से कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर लिख सकते हैं। सो एक तो हम किताब से करते हैं, और दूसरा कॉमनली जर्नल से लेता है। जर्नल्स में भी जैसे देखो, ऑथर नेम है हास ए एन विथ इनिशियल्स, टाइटल ऑफ द आर्टिकल। सो यहाँ देखो एटाल आ रहा है, एटाल का मतलब है 6 लोग इसमें आ रहेंगे, उसके ऊपर वाला 1 2 3 4 5 6 के ऊपर आएगा तो आप एट ऑल डालना पड़ेगा। और ये टाइटल ऑफ द जर्नल यहाँ पर है, ओके, दिस इज अजिथ्रोमाइसिन एंटीक्टो ट्रीटमेंट सो ऑन दिस थिंग। डेट ऑफ पब्लिकेशन है यहाँ पर दिया गया, ये जर्नल का नाम है, ओके, ये जर्नल का नाम है, राइट, ये टाइटल ऑफ द जर्नल, ये टाइटल ऑफ द आर्टिकल है ये, और ये पब्लिकेशन का ईयर है, ये वॉल्यूम है, और पेज नंबर है। सो सेम थिंग ई जर्नल में कैसे लिखेंगे, ई जर्नल का मतलब है आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कर रहे हैं, मतलब ऑनलाइन में चेक कर रहे हैं तो ये वाला होगा। सेम यहाँ पर नाम है, टाइटल है, यहाँ पर तो चेन नेम नहीं है इसलिए पूरा नाम लिखना पड़ेगा, ओके। ऑथर का सरनेम लिखना है, मतलब पीछे का नाम लिखना है, सरनेम का मतलब है, सो सपोज यस के इज द नेम है तो के पहले आएगा, यस नहीं आएगा, है ना। तो उसके बाद जो भी इनिशियल्स है वो लिखना पड़ेगा। सो इवैल्यूएशन सेम टाइटल है, टाइटल लिखने के बाद जर्नल का नाम है, और कहाँ मिला, इंटरनेट, राइट, और जो साइटेड जिस दिन में किया है वो साइटेड डेट है, ये वॉल्यूम है, और ये देखो अवेलेबल फ्रॉम, ये भी लिख सकता है, अदरवाइज यू कैन राइट इट इज फ्रॉम द अवेलेबल फ्रॉम द नेट लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में मिलेगा ये। सो दिस इज अवेलेबल फ्रॉम, दिस इज लार्ज वन, सो दिस इज ऑल अबाउट फाइन। सो केस स्टडी इवैल्यूएशन होता है, सो यर यू आर सपोज टू राइट योर टाइटल एंड योर डेट एंड टाइम एंड टोटल मार्क्स आपसे, आई मीन दिस विल बी रिटन बाय द टीचर। सो ये आपको प्रिंट करके आपको लेके आना पड़ेगा, हर एक केस स्टडी के साथ ये अटैच करना पड़ेगा। सो ऑल प्रोग्रेस एंड ऑल दिस विल बी, आई मीन दिस पूरा उसी का जो भी फॉर्मेट बताया उसी का फॉर्मेट है, तो उसके बेसिस में ये वैल्यूएशन होगी। So, so make sure that you're going to print it. Otherwise, you can come and collect it from my cabin also. तो
So only on this basis only you will be able to get scored.